हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे डील कर रहा हूं क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड। देखिए बेटा, टॉपिक ये स्टार्ट कर चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आपको स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर क्या बताया गया था? प्रॉपर्टीज बताई गई थी लीनियर पेयर एक्सॉइम से रिलेटेड, हाउ टू प्रूव अ स्ट्रेट लाइन, एंड फाइनली वी प्रूव द थ्योरम रिलेटेड टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल. So these three properties related to the angles, we know that some questions based on the linear pair axiom and the straight line we performed in the previous classes, and also we learned that the different types of the angles, the properties, acute angle, obtuse angle, and the others, complementary angles, supplementary angles, angle bisectors, and many more different properties we discussed in the previous class. Okay, so continue with the questions based on the linear pair axiom on the and the straight line. One more questions I am taking to explain the linear pair axiom condition. What is that question? देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उसमें फिगर गिवन था, तो आज एक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें फिगर आपको ड्रॉ करना है. तो देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है. क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है क्या? इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64. आपको ये दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना है? 64 है. क्लियर? रे एक्स वाई is produced to point P. एंगल एक्स वाई जेड कितना गिवन बेटा? 64 है. फिर क्वेश्चन में लिख रहा है रे एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर. रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल. कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी. तो देखिए, पहले इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन से डायग्राम को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले गिवन फिगर में एंगल एक्स वाई जेड 64 है. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल मेक एन एंगल दैट इज 64 डिग्री. तो ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, और ये पॉइंट आपका z है. क्लियर बेटा? एक रफ फिगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? एक्स वाई जेड कितना है? 64 है. विच रे इज प्रोड्यूस्ड? एक्स वाई. देखिए, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रे जो है वो एक्स से वाई के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. और अगर क्वेश्चन लिखता है रे वाई एक्स इज प्रोड्यूस, देन वाई टू एक्स डायरेक्शन. मेक इट क्लियर. इफ इट इज रिटर्न रे एक्स वाई, so ray xy, that means in the direction from x to y, we will produce up to which point? Up to a point P. Why up to a point P? Because it is given in the question that ray xy is produced to point P. So I produce ray xy up to a point P. After that, ray yq is bisector of angle zyp. देखिए बेटा, जैसे ही आपने एक्सटेंड किया zyp एंगल बना, और इस zyp एंगल का बाइसेक्टर कौन है? yq. So just I perform a bisector ray, that is the YQ, which bisect angle ZYP. Okay students, now the question is that, अब देखिए इस इंफॉर्मेशन के बाद में क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है. जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड एंगल XYQ and reflex angle QYP. ये है आपका क्वेश्चन कंप्लीट. आपको इन एंगल्स को फाइंड आउट करना. तो देखिए फिगर आपने ड्रॉ कर दिया. अब फिगर अगर ड्रॉ है तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज आपके पास में क्या है? लीनियर पेयर एक्सॉइम, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट एंगल बाइसेक्टर्स, रिफ्लेक्स एंगल, यही तो सब कुछ करना है. तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर आपका 64 है, एक्स वाई जेड अगर आपका 64 है, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180. Say yes or no? Because sum of the angles on a straight line is 180. So what I will write, since yz ray stands on line xyp. yz ray stand on line xyp. Therefore angle xyz plus angle zyp is equal to 180. That I can write as linear pair angles. Okay students,
what I can write, that is linear pair of angles. What is the value of XYZ given in the question? The value of XYZ given in the question is 64 plus angle ZYP is equal to 180. So finally we can say angle ZYP is equal to 180 minus 64. How much is 180 minus 64? So simply we can subtract 10 minus 4, 6. After that 7 minus 6, 1. So what is the value? 116 degree. Okay students. So what is the value of angle ZYP? The value of angle ZYP is 116. Now which line is bisecting angle ZYP? Ray YQ. So what I will write, since ray YQ bisects angle ZYP, ray YQ bisects angle ZYP. तो देखिए बेटा, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, जब भी कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसको किस तरीके से यूज करते हैं? बाइसेक्ट मींस दैट डिवाइड द एंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन टू इक्वल पार्ट्स को क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करते हैं. अगर आपको दोनों एंगल्स की रिक्वायर्ड है तो आप दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. अगर आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ एक्सप्रेस करना है, तो एक एंगल को दूसरे एंगल के हाफ में एक्सप्रेस कीजिए, वो चॉइस आपका है. तो देखिए बेटा, मेरे को एक्स वाई क्यू और ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मेरे को दोनों एंगल्स का इंडिविजुअल जरूरत होगा, ये कंफर्म है. सो व्हाट आई विल राइट हियर, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू is equal to angle QYP is equal to half of 116, that is 58 degree. Say yes or no? 116 का half कितना हो जाएगा? 58 degree. Okay students, now what is the first value? XYQ. So observe here, angle XYQ. How to find angle XYQ? Just clear it from the diagram. XYQ is the sum of the two angles. Yes or no? XYQ is equal to XYZ plus ZYP. Sorry, ZYQ. Is it clear? Angle XYQ is equal to XYZ plus ZYQ. What is the value? 64 plus what is the value? 58. So 64 plus 58, that is 112 degree. Okay beta, so what is the value of XYQ? The value of XYQ is 112 degree. Okay students, now which next angle we have to calculate after the XYQ? After XYQ we have to find reflex angle QYP. So first, what is the QYP value? 58. So to find the reflex, so what I will write, reflex angle QYP is equal to 360 minus QYP. क्योंकि आपको बताया था किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताओ क्या डिस्कशन हुआ था? सबट्रैक्ट दैट वैल्यू ऑफ एंगल फ्रॉम 360. सो व्हाट आई विल डू, 360 minus 58, 360 minus 58, 10 minus 8, 2, 5 minus 5, 0. So how much is the answer? 302 degree. Make it clear? Okay स्टूडेंट, समझ में आया सबको? तो देखिए इस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन से आपको पहले डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है. डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बाद में दो ही प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, आइदर लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल. या तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. ओके बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपके बेस्ड हो गए इस तरीके से लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टीज पे. अब देखिए बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया आपने. अब बात करते हैं कुछ और एंगल्स प्रॉपर्टीज के बारे में, और उन एंगल्स प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद में फिर से कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे जिसमें इन प्रॉपर्टी का तो यूज होगा ही होगा. कौन से? लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल, और उसके साथ साथ कुछ और एंगल्स पेयर आपको काम में लेने होंगे, यूज करने होंगे. वैसे तो 7th क्लास में आपने सारे पढ़ रखे हैं. लाइंस एंड एंगल्स जो आपका क्लास 7th में चैप्टर था उसमें भी आपने सारे एंगल्स को स्टडी किया हुआ है. लेकिन इस क्लास में भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करके कि कोई भी एंगल पेयर जो आप इक्वल बताते हो वो किस तरीके से क्यों होता है. तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको टर्म्स कुछ क्लियर करने जरूरी है. तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांसवर्सल. सुनाई दे रहा है बेटा क्या वर्ड यूज किया मैंने? ट्रांसवर्सल. क्या होता है ट्रांसवर्सल का मीनिंग? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइंस. ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो गिवन लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. क्या करता है? इंटरसेक्ट. तो कोई लाइन अगर किसी लाइंस को इंटरसेक्ट करता है
तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो टॉपिक क्या है? ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। तो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर के अंदर, न्यू पॉइंट दैट इज पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। What is that topic? Parallel line and its transversal. ओके बेटा, तो देखिए क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को यहाँ पे स्टडी करना है, किस तरीके से स्टडी करना है, डिटेल में बात करूंगा मैं आपके साथ में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करें, पैरेलल लाइन। सबको पता है हाउ वी विल से द टू लाइंस आर पैरेलल? When we will say the two lines are parallel, definitely when two lines are produced to infinity, when two lines are produced to infinity and they will never intersect to each other, they will never intersect to each other, that means these pairs of lines are called parallel lines. अगर दो लाइंस को आप इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस करते हैं और कभी भी उनका इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब दो लाइंस को पैरेलल आप उस तरीके भी बोल सकते हो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होगा। हर पॉइंट पे डिस्टेंस अगर आपस में सेम है, दैट मींस इनको आप इन्फिनिटी तक कितना भी प्रोड्यूस करें इस तरीके से, दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल भी आपका वो लाइन ही है। ट्रांसवर्सल इज आल्सो लाइन, बट उसको ट्रांसवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? बोलिए क्या करता है? इंटरसेक्ट। तो देखिए, आइए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। तो द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आई एम ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस। मैं दो पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ कर दिया आपके सामने। थोड़ा सा फिगर रफ बन जाता है कई बार, आपको पता है मार्कर से कंप्लीट नहीं आ पाता है। सो लेट कंसीडर दिस टू लाइन, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे तभी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना पाना है वो मैं आपको बता पाऊंगा। सो लाइन ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे। एंड अ थर्ड लाइन व्हिच आई विल से दैट इज अ ट्रांसवर्सल एल। उस थर्ड लाइन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? ट्रांसवर्सल एल से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? बोले किससे रिप्रेजेंट किया है? ट्रांसवर्सल एल से। तो ये जो ट्रांसवर्सल एल है, इसके कुछ नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया, यहाँ पे पॉइंट आपका क्यू हो गया, यहाँ पे पॉइंट आर हो गया और यहाँ पे पॉइंट एस हो गया। तो जिसको आपने ट्रांसवर्सल एल नेम दिया है, जिसको आपने ट्रांसवर्सल एल नेम दिया, उसके मैंने 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए, पी क्यू आर एस। और इस फिगर से ये क्लियर विजिबल है कि जिस ट्रांसवर्सल को मैं फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो पैरेलल लाइन स्पेस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बताइए बेटा, वो पैरेलल लाइन स्पेस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दीस पैरेलल लाइन स्पेस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट आर। इज इट क्लियर? कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे। तो देखिए, अब डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपने ये ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, तो ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के पेयर को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है बात? तो जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पैरेलल लाइंस को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इन एंगल्स को नेमिंग से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको समझने में और इजी रहे। 1 2 3 4, ये जरूरी नहीं सीक्वेंस, ये चॉइस आपका है, आपको किसी को भी 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से पॉइंट आर पे जो एंगल बन रहे हैं 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं उनको मैंने नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 एंड अदर वन आर 5 6 7 8। अब आपको इन सब के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो मैं साथ साथ में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलूंगा ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी से क्लियर रहे कि एनसीईआरटी में वो एज अ प्रॉपर्टी, ताकि जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करें तो आप सबको मालूम रहना चाहिए कि बुक में वो चीज कहां पे लिखी हुई है। तो मैंने वहां पे लिखा है एक्सॉइम 6.3 करके लिखता हूं। देखिए 6.1 और 6.2 मैंने आपको बता दिए थे पहले। 6.1 था आपका लीनियर पेयर, if a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle is 180 degree, that is the linear pair. And second क्या था एक्सॉइम? If sum of adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms form a straight line. जो non-common arms है वो क्या बनाते हैं? straight line. तो वो एक्सॉइम्स थे 6.1 और 6.2। नेक्स्ट एक्सॉइम है कौन सा? 6.3। तो 6.3 एक्सॉइम का स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक्सॉइम्स का मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा और वो स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। वो स्टेटमेंट क्या करना है? लर्न करना है। ध्यान से सुनिएगा, बुक में मैच कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ये है
if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं कौन से एंगल पेयर के लिए? मैं बात कर रहा हूं एंगल पेयर विच आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कई बच्चे पूछेंगे सर वो क्या होता है, वो तो आपने बताया ही नहीं. तो देखिए वो नहीं बताया, तो इसीलिए तो इस डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स स्ट्रक्चर में. क्योंकि देखिए डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग का कोई डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको फिगर से वो समझ में आना चाहिए दैट हाउ टू एक्सप्रेस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. फिगर में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे पता चलता है कि ये पेयर कॉरस्पॉन्डिंग है. तो देखिए बेटा मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड, इस फिगर के लिए बात कर रहा हूं, ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड राइट हैंड साइड, ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये पैरेलल लाइंस का अबव द लाइन और ये पैरेलल लाइंस का बिलो द लाइन, ये पैरेलल लाइंस का इंटीरियर पार्ट और ये पैरेलल लाइंस का एक्सटीरियर पार्ट. ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या पॉइंट बोला. ये ट्रांसवर्सल है, इधर का एंगल राइट हैंड साइड जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, इधर का एंगल लेफ्ट साइड है जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के. कौन है बताओ सेम साइड्स में? 2 3 6 7 और दूसरे सेम साइड में कौन है? 1 4 5 8. क्लियर. उसके बाद में अबाउट द लाइन, अबाउट द पैरेलल कौन कौन है? 1 2 है, 5 6 है, बिलो द 3 4 है, 7 8 है. उसके बाद में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड यूज करते हैं. तो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में जो अंदर की तरफ बन रहे हैं और एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ बन रहे हैं. तो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में कौन है यहाँ पे? 3 4 5 6 और पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर में कौन है बोलिए? 1 2 7 8. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो बनते हैं, इनमें से पर्टिकुलर किसी पेयर को क्या बोला जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. वो कौन से पेयर्स होते हैं जिनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं? तो देखिए वो पार्ट है एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5. सेकेंड पार्ट एंगल 2 एंड एंगल 6, थर्ड एंगल 3 एंड एंगल 7 and fourth angle 4 and angle 8. These pair of angles are called corresponding angles. तो वो मैंने बताया कि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल को ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर क्या होता है? इक्वल होता है. 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8. मेक इट क्लियर. क्लियर बेटा. तो किस तरीके से बचाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ध्यान से सुनना, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ द लाइन. सेम साइड ऑफ द लाइन क्यों? आइदर बोथ अबव द लाइन और आइदर बोथ बिलो द लाइन. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. क्लियर हो रहा है क्या? ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स में और लाइंस के, या तो लाइंस के भी सेम साइड में. अब लाइंस के सेम साइड में वो लाइंस के ऊपर भी हो सकते हैं और लाइंस के नीचे भी हो सकते हैं. तो देखिए इधर लाइन के ऊपर कौन है? 1, इधर लाइन के ऊपर कौन है? 5, इधर लाइन के नीचे कौन है? 4, इधर लाइन के नीचे कौन है? 8. तो इसी तरीके से इधर में 2 और 6 और 3 and 7. So 1 equal to 5, 2 equal to 6, 3 equal to 7, 4 equal to 8. These pair of angles are called corresponding angles. और प्रॉपर्टी क्या बताया था? बोलिए. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. क्लियर है? ये एक्सॉइम में ये क्यों इक्वल होते हैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, इसका आंसर किसी के पास में भी नहीं है, आपको सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी इसको लर्न करना है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर. एनसीईआरटी में एक्सॉइम 6.4. अब एक्सॉइम जो 6.4 है, जिस तरीके से 6.1 को रीड किया था उसके बाद में उसका कन्वर्ट क्या था? 6.2. सेम उसी स्ट्रक्चर के साथ में 6.3 ये बताता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 6.4 उसका कन्वर्स है. तो 6.4 का स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिएगा. देखिए स्टेटमेंट पूरा लिख नहीं पाऊंगा इसलिए आप अपनी बुक्स में अच्छे से देख लीजिएगा. मैं रीड करके बता रहा हूं कि 6.4 का स्टेटमेंट आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सॉइम 6.4 इज दैट इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines. yes, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ट्रांसवर्सल जो है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ध्यान रखिएगा. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that if any pair of corresponding angles is equal. Make it clear. If a transversal intersect two lines such that if any pair of corresponding angle is equal, then the lines are parallel. Clear हो गया क्या बेटा? If
एनी पेयर, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेयर अगर आपने इक्वल कर दिया, इफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीए, सीए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, if any pair of corresponding angle is equal, then lines are parallel. तो समझ में आ गया क्या आप लोगों को कि अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर इक्वल होगा तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल. तो सपोज दैट कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्लास में क्या कराया था, स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना कैसे सिखाते हैं. अब ये थोड़ी कि डायग्राम ऐसे बना दिया तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन, जब प्रूफ करना है तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करते हैं, तो उसका क्या तरीका था, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 है, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 है तो दैट मींस जो लाइंस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 है तो जो लाइंस है वो कैसे लाइंस है, स्ट्रेट लाइन है. उसी तरीके से अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है तो लाइंस हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी. अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल है तो लाइंस हमेशा क्या होगी, पैरेलल. जैसे ये 4 PS बनते हैं अगर इस तरीके से, ये तो इस कंप्लीट डायग्राम है जब ये ट्रांसवर्सल अबव द भी लाइन है और यहाँ पे बिलो द लाइन भी है, ट्रांसवर्सल दोनों साइड में जब एक्सटेंड हो गया ना, तो इस तरीके से ये चारों पेयर्स में से अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल हो जाता है, इफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, दैट इज द एग्जाम 6.4. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर कैसे बनते हैं, उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ द लाइन. सिंपल सा हिंट है, क्या हिंट बोला, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ द लाइन. अब आइए बेटा इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के बात करता हूं मैं एनसीईआरटी के थ्योरम 6.2 के बारे में. देखिए नंबरिंग बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई ऐसा रटना नहीं है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग में चला रहा हूं, ताकि जब भी आप बुक खोल के देखिए साथ साथ में, अभी आप साथ में बुक खोल के देख सकते हैं कि मैं किसको रीड करने जा रहा हूं, थ्योरम 6.2 को. मैं किसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थ्योरम 6.2. तो सुनिएगा पहले कि क्या है थ्योरम 6.2 और किस तरीके से वर्क करता है और कौन से एंगल्स पेयर के बारे में बताता है. स्टेटमेंट फिर से वही है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. ध्यान रखिएगा फिर से मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. ओके बेटा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angles are equal. What I say, if a transversal intersect parallel lines, if a transversal intersect parallel lines, each pair of alternate interior angles are equal. जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं कौन से एंगल्स पेयर के बारे में, alternate interior एंगल्स पेयर के बारे में, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बिल्कुल आप सोचना चाहेंगे, समझना चाहेंगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देखिए इंटीरियर में आपको मैंने पहले ही बता दिया, इंटीरियर में कौन है, 3 4 5 6 है. बोलिए इंटीरियर में कौन कौन से हैं, 3 4 5 6. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट का मतलब देखिए बेटा ये दो पैरेलल लाइंस है और इस पे अगर कोई ट्रांसवर्सल इस तरीके से आ रहा है तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया अपोजिट साइड, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का पार्ट तो एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड का पार्ट, लेकिन इंटीरियर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इंटीरियर. तो ऐसे दो ही पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे बताइए कौन कौन है, इधर 3 है इधर 5 है, तो 3 का रिलेशन 5 के साथ इक्वल होगा इस डायग्राम के लिए और 4 का रिलेशन 6 के साथ इक्वल होगा इस फिगर के लिए. एम आई राइट, सही बोल रहा हूं क्या मैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से पेयर होते हैं, 3 के साथ 5 का रिलेशन एंगल का इक्वल होगा वैल्यू और 4 के साथ 6 एंगल वैल्यू रिलेशन इक्वल होगा, बिकॉज दीस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड alternate interior angles. Is it clear? And these alternate interior angles are equal. That is the theorem 6.2. तो देखिए अब थ्योरम है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. किसी भी एक पेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, चाहे 4 और 6 को समझ लीजिए चाहे 3 और 5 को समझ लीजिए कि क्यों इक्वल होते हैं. तो एक बार बताइए 1 का 4 से क्या रिलेशन है, जो पूछे उसका आंसर दीजिएगा, बताओ फटाफट से. एंगल 1 का एंगल 4 से क्या रिलेशन, तो आप मेरे को क्या कहेंगे सर एंगल 1 का एंगल 4 से रिलेशन तो यही है, कौन सा, लीनियर पेयर है. बोलिए हाँ कि ना. एंगल 4 का एंगल 1 से क्या रिलेशन है, बता दो तो. नहीं बताओगे. एंगल 1 का एंगल 4 से क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर है. ठीक है,
लेकिन अपने काम करते हैं, लीनियर पेयर को छोड़ते डिफिकल्टी आ जाएगा। आप एक काम करो, 1 और 4 को छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे कि 1 का 3 से क्या रिलेशन, चलो ये बताओ 1 का 3 से रिलेशन सर, तो 1 और 3 रिलेशन तो इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगर पूछे कोई क्यों इक्वल है तो सर रीजन है, कौन सा रीजन, VOA। सर ये VOA क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बताया था ना थ्योरम 6.1 के अंदर, याद है कि ये सब भूल जाते हो गधे कहीं के। क्या बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स। तो 1 के साथ जो 3 है वो इक्वल होगा किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि 1 किसके इक्वल होता है, 5 के, कौन सी प्रॉपर्टी से, अरे बोल दो कौन सी प्रॉपर्टी से, अभी तो 2 मिनट पहले बताया है, 1 इक्वल टू 5 किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये थ्योरम में प्रूफ करवाया था, ये एग्जाम बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आप खुद समझदार है, 1 किसके इक्वल है, बोलो किसके इक्वल है सर, 3 के। 1 ही किसके इक्वल है, 5 के। तो इतना तो आपको पता है कि जब एक ही एंगल का वैल्यू 3 के भी इक्वल है और उसी एंगल का वैल्यू 5 के भी इक्वल है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और सिमिलरली जो दूसरा आपका एंगल पेयर है कौन सा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सो दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कंफर्म कि मैं किस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं। कौन से एंगल्स पेयर के बारे में बताया बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में एंड इंटीरियर ऑफ द लाइन। अपोजिट साइड लिख लेना कॉपी में कहीं पे, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड द इंटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइंस। अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, ये है आपका प्रॉपर्टी दैट इज इन द थ्योरम 6.2। तो जो थ्योरम 6.3 है वो फेसिस का कन्वर्स होगा। और फेसिस का कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, वही स्टेटमेंट मैं आपको से कहूंगा, इफ अ लाइन, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, 6.3। तो 6.3 में क्या चेंज कर रहा हूं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल, सॉरी लाइन नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, बोले क्या बोला मैंने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड if such that करके बोल दो, such that if any pair of alternate interior angle is equal, if any pair of alternate interior angle is equal, then lines are parallel। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो पहले आपको सिखाया था कि अगर कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है। और अब आपको क्या बता रहा हूं कि कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर, कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर अगर इक्वल है तो भी आपका लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। कौन सा, कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे इस फिगर के लिए या तो 3, 5 के इक्वल है किसी कंडीशन में, या 4, 6 के इक्वल है। अब कई बच्चे पूछते सर इक्वल कैसे, तो इक्वल कैसे वो क्वेश्चन की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा जी। आपको जब लाइंस पैरेलल प्रूफ करना होगा तो कोई ना कोई वैल्यूज तो गिवन होगा ना, तो उस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आइडेंटिफाई करना, और अगर आपका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएगी, सॉरी लाइंस क्या हो जाएगी बताइए, पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बात ये। अच्छा आगे आइए, अब देखिए तो ये हो गया थ्योरम 6.3 के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका थ्योरम 6.4। तो 6.2 और 6.3 में किस पे बेस्ड बात की है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किस पे बेस्ड बात की है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं थ्योरम 6.1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नेक्स्ट 4 है। और नेक्स्ट 4 में वापस से जो स्टेटमेंट है वो वहीं से स्टार्ट करूंगा, क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से सुना कि आगे क्या स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then sum of the interior angles, ध्यान से सुनना, sum of the interior angles on the same side of the transversal, sum of the interior angles लिख भी सकते हैं आप लोग, sum of the interior angles on the same side of the transversal। तो बताइए, पहले तो मेरे को ये बताइए उसका क्या रिलेशन होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले ये बताओ, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से इंटीरियर है, तो पहले इंटीरियर में अपोजिट था तो उसको बोला था ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब इंटीरियर के सेम साइड है तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखिएगा,
जब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो एंगल पेयर को क्या लिखेंगे, को इंटीरियर। तो बताओ कौन कौन है सर, इंटीरियर और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो 4 और 5 है, और इधर से 3 और 6 है। 4 और 5 और 3 और 6 है, तो मैं रिलेशन आपको बताता हूं कि कैसे आता है। अच्छा अब बताइए कि 1 और 4 में क्या रिलेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछना चाह रहा था। तो 1 और 4 में रिलेशन है सप्लीमेंट्री का, किस प्रॉपर्टी से, सर लीनियर पेयर से। सही है या नहीं ये बात, 1 और 4 का रिलेशन 180 होता है लीनियर पेयर से। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पे एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। अब एक बताओ कि 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है क्या, सर बिल्कुल है। किस प्रॉपर्टी से, बोले किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 की जगह अगर मैं 5 को रिप्लेस कर दूं तो आप खुद बताओ क्या बनेगा, 5 + 4 = 180। अगर 1 की जगह 5 को रिप्लेस करते हैं, सो टेल मी व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, angle 5 plus angle 4 is equal to 180. So what I explained that if a transversal intersect two parallel lines, then then the sum of the interior angles, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, जैसे या तो ऐसे बोल दो पूरा sum of the interior angles on the same side of transversal, या सीधा बोल दो the sum of the co-interior angle is supplementary। आपको पता है कि 180 जहां पे वर्ड यूज होता है तो वहां पे एंगल्स को क्या लिखा जा सकता है, सप्लीमेंट्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एक तो सप्लीमेंट्री वो होता है जब नहीं पढ़ते हो तो सप्लीमेंट्री आती है, यहाँ वो वाला सप्लीमेंट्री नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो जो सप्लीमेंट्री आएगा वो मार्क्स की वजह से आएगा। ये सप्लीमेंट्री कौन सा है, जहां पे एंगल्स का सम कितना प्रूफ होता है, 180 डिग्री। क्लियर बेटा, तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया 6.4, और 6.4 के बाद में जो 6.5 है वो इसी का कन्वर्ट्स है, जो आपको कहानी अब समझ में आ गई होगी कि कन्वर्ट्स कैसे बनता है। कन्वर्स में वही कंडीशन है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट इफ कंडीशन बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, सच दैट इफ sum of any pair of interior angles on the same side of the transversal, or also we will say if sum of any pair of co-interior angle is 180 degree। अगर किसी भी co-interior angles pair का सम अगर 180 है, that means these two lines will be parallel to each other। समझ में आ गया। तो पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के लास्ट कंक्लूजन, लास्ट एंड करता हूं इस पॉइंट को, क्या कि पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के कितने प्रॉपर्टीज आपने सीख ली इस क्लास में, 3 प्रॉपर्टीज। कौन कौन से, फर्स्ट, if any pair of corresponding angle is equal, second, if any pair of alternate interior angle is equal, and third, if sum of any pair of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree, then we will say lines are parallel to each other। और अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या क्या प्रॉपर्टी सीख लिए, if two lines are parallel and the transversal intersect them, then each pair of corresponding angle is equal, each pair of alternate interior angle is equal, and sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree। क्लियर बेटा, एक लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस करके इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा क्या, तो ये सारे एंगल्स पेयर आपको मैंने बता दिए, 4 और 5, 3 and 6 आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स पेयर। नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं क्या, वो एंगल्स पे बेस नहीं है, वो प्रॉपर्टीज ये है क्या, इफ टू लाइंस, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है आप समझ जाएंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइंस, if two lines are parallel to same lines are parallel to each other। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं, तो पहले समझिए फिर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, if two lines are parallel to the same lines are parallel to each other। कुछ समझ में आया क्या, सच्ची बताओ कुछ आएगा, नहीं आया ना, अब समझाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है किसके, सेम लाइंस के। देखिएगा फिगर से मैं क्लियर करता हूं, फिगर से मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। एक बार इन 3 लाइंस को नेम दे देते हैं, एल, एम और एन, ठीक है। एल, एम, एन 3 लाइंस को नेम दे दिया। अब कंडीशन क्या है कि दो लाइंस जो है वो पैरेलल है किसके, सेम लाइन के। अगर मैं ये कंडीशन मानता हूं क्या, अगर मैं इसको एज ए गिवन कंसीडर करता हूं, क्या गिवन कंसीडर करता हूं, यहां से देखिएगा, एल पैरेलल एम, और क्या कंसीडर करता हूं, एल पैरेलल एन। समझ में आया क्या, दो लाइंस कौन कौन सी, एम और एन, ये दोनों लाइंस एम और एन जो है वो एक ही लाइन के, सेम लाइन के क्या है, पैरेलल है। एम जो है वो एल के पैरेलल है और एन जो है वो भी एल के पैरेलल है। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस टू प्रूव क्या करना हो गया, रिजल्ट एल
पैरेलल m पैरेलल n। अब मैं अगर वर्बली भी समझाऊंगा ना आपको तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि तीनों लाइंस एक दूसरे के कैसे पैरेलल होंगे। सो वी विल कंसीडर अ ट्रांसवर्सल। आपने एक सिंपल ट्रांसवर्सल कोई नाम दे दिया, सपोज दैट कोई नाम आपने x ले लिया, ट्रांसवर्सल क्या नाम ले लिया, xy। समझना है सिंपल कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन सिखाया जाता है। इफ अ ट्रांसवर्सल, तो कोई एक ट्रांसवर्सल xy ले लिया जो l m n को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सिंपल से मैं तीन एंगल्स को मार्क करूं, ज्यादा कुछ है ही नहीं, डिफिकल्टी नहीं है, मैंने सिंपल से तीन एंगल्स को मार्क किया, ठीक है बेटा। अब इन तीन एंगल्स को मार्क करने पे आपको देखिएगा यहां पे मैं लिख रहा हूं L किसके पैरेलल है, ये देखेगा आप खुद बताएंगे L किसके पैरेलल है, M के। अगर L अगर M के पैरेलल है तो देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? सर बिल्कुल कह सकते हो। बता जरा कौन सी प्रॉपर्टी से? सर आपने तो सिखाया था, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से फिर मैं ये कहता हूं कि L पैरेलल N है, तो सर L पैरेलल अगर N गिवन है तो फिर से एंगल इक्वल होगा कौन सा, 1 और 3। क्यों इक्वल होगा? सर वही तो रीजन है, क्या बार बार टाइम पास कर रहे हो। 1 और 3 इक्वल है किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो 1 ही 2 के इक्वल और 1 ही 3 के इक्वल, तो आप खुद बताइए क्या रिजल्ट आएगा। बताओ बेटा क्या रिजल्ट आएगा। 1 अगर 2 के इक्वल है और 1 अगर 3 के इक्वल है, तो डेफिनेटली जब इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, तो आप सबको पता है 2 किसके इक्वल आएगा, 3 के। सही है क्या बात। 1 वैल्यू 2 के इक्वल है, 1 वैल्यू 3 के इक्वल है, तो कंपैरिजन करने पे दोनों में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके लिख दीजिएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब जो 2 और 3 है ये कौन सा एंगल पेयर है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है या नहीं है बताओ। 2 और 3 इन दोनों लाइंस M और N के लिए 2 और 3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है या नहीं है। सर कैसे पहचानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, थप्पड़ लगाऊंगा, कैसे पहचानते हैं। अब इतनी देर से क्या बताया था उस फिगर के अंदर, पैरेलल लाइंस है, सॉरी लाइन। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कई बच्चों को डाउट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन वो इक्वल है या नहीं है वो डिपेंड करता है पैरेलल लाइंस की कंडीशन पे। लाइंस अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो ऐसा नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग बनते ही नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का डेफिनेशन ये होता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ द लाइन। तो लाइन के सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड में है, तो नो डाउट 2 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है। लेकिन क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसलिए आपको बताया था एग्जाम 6.4 के अंदर, इफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देयरफॉर M पैरेलल N। बताइए ये होगा या नहीं होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर इक्वल होता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर इक्वल होता है, तो डेफिनेटली वी नो दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए ध्यान रखिएगा जब भी किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कशन करूं रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस सेम लाइंस के पैरेलल है तो आप ये ध्यान रखिएगा वो दोनों लाइंस भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, जिसकी प्रॉपर्टी है थ्योरम 6.6। सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा मैं ब्रैकेट में थ्योरम नंबर लिख के बताऊंगा, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। थ्योरम नंबर से आपको याद रखना होगा, जिससे कि एक प्रैक्टिस सीक्वेंस कंटिन्यूटी में बनेगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके बेटा, तो ये आज की क्लास का एंडिंग टॉपिक था। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके सामने आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स एंड लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। कुछ और डिस्कशंस जो भी होगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से वीडियोस को रिवाइज करके रखें, स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू माय स्टूडेंट्स।